हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो द फ्लैश मूवी को रिलीज हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल बने हुए हैं जिनका आंसर अभी तक हमें नहीं मिल पाया, जिसमें से कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। हमारा पहला सवाल है कि क्या अब जॉर्ज क्लूनी ही नए डीसी में बैटमैन का रोल प्ले करेंगे। तो मूवी के एंड में हमें जॉर्ज क्लूनी के ब्रूस वेन का कैमियो देखने को मिला। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन मूवी में जॉर्ज क्लूनी ने ही बैटमैन का रोल प्ले किया था। लेकिन अब द फ्लैश में देखने के साथ ही सभी फैंस ये गेस कर रहे हैं कि क्या अब नए डीसीयू में यानी ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी में जॉर्ज क्लूनी ही बैटमैन का रोल प्ले करेंगे। मूवी रिलीज होने के बाद जेम्स गन ने ये साफ साफ बोल दिया कि उनके नए डीसीयू में बैटमैन का रोल कोई नया एक्टर ही प्ले करेंगे जिसने आज तक कभी भी बैटमैन का रोल प्ले नहीं किया है। यानी कि जॉर्ज क्लूनी नए डीसी का पार्ट तो नहीं होने वाले हैं। हाँ, अगर द फ्लैश मूवी का सीक्वल बनता है तो प्रोबेबली हमें जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन उसमें दिख सकता है। अगला सवाल हमारा आता है कि क्या माइकल कीटन का बैटमैन और सुपरगर्ल अब मर चुके हैं। तो इसका जवाब है हाँ, वो दोनों ही मर चुके हैं और उनका पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो चुका है। तो देखो, माइकल कीटन के बैटमैन की स्टोरी 1989 में शुरू हुई थी और अब उनकी स्टोरी को एक एंड तो चाहिए ही था, जो कि इस मूवी के साथ उन्हें मिल भी गया। लेकिन हो सकता है कि शायद साशा काले की सुपरगर्ल हमें सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी में देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। या फिर अगर द फ्लैश का सीक्वल बना तो 1% चांस है कि ये दोनों कैरेक्टर हमें फिर से देखने को मिलें। लेकिन अभी के लिए ये दोनों ही कैरेक्टर्स मर चुके हैं। अगला सवाल थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है कि क्या मूवी में जितनी आसानी से फ्लैश को पावर्स मिली हैं, क्या इतनी आसानी से कोई भी बस केमिकल और लाइटनिंग का यूज़ करके फ्लैश की पावर्स गेन कर सकता है। तो देखो, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, पर यह मैं अपनी थ्योरी ज़रूर देना चाहूँगा। मूवी में जब यंगर फ्लैश को फर्स्ट टाइम पावर्स मिलती हैं तो वो उसकी डेस्टिनी होती है कि उसे पावर्स मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन जब बैरी बैटमैन की मदद से पावर गेन करने की कोशिश करता है तो वो लगभग मरने की हालत में हो जाता है। और ना सिर्फ मूवीज़ में बल्कि कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर सुपरगर्ल आकर जब उसकी मदद करती है तब जाकर उसे पावर्स मिलती हैं। यानी कि फ्लैश की पावर्स गेन करना इतना आसान तो नहीं है जितना हमें ऑन स्क्रीन दिखा दिया गया है। और बाकी तो यार डायरेक्टर और राइटर पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या हमें दिखाना चाहते हैं। अगला सवाल हमारा फ्लैश से जुड़ा हुआ है, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का। कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमें जो लोइस इज द की वाला रेफरेंस दिया गया था, आखिर उसका क्या हुआ। तो देखो, सच बताऊं तो उस रेफरेंस का अब कोई भी सेंस नहीं बनता है। प्रैंक हो गया आपके साथ। हाँ, अब इस सीन का ही नहीं बल्कि पूरी जस्टिस लीग में दिखाई गई नाइटमेयर टाइमलाइन और स्नाइडरवर्स की स्टोरीज का ही कोई सेंस नहीं है। डीसी के इतने लफड़ों के बाद अब वार्नर ब्रोस वाले उस स्टोरी को ड्रॉप करके नए रास्ते पर चल चुके हैं। तो आधी से ज्यादा पुरानी स्टोरीज का कोई सेंस नहीं है। अब जो भी है सब नया शुरू होने वाला है। तो जो चला गया उसका गम मत बनाओ, जो नया आने वाला है उसको एंजॉय करो। हमारा अगला सवाल आता है कि जो मूवी के एंड में हमें वर्ल्ड कोलाइड होते हुए दिखाए जाते हैं, उसका मेन टाइमलाइन पे क्या असर हुआ है। तो मूवी के एंड में हम मल्टीवर्स को कोलाइड होते हुए देखते हैं, जिसमें हमें कुछ अमेजिंग कैमियोज भी देखने को मिले। लेकिन एक्चुअल में हमें वर्ल्ड कोलाइड होने के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए ही नहीं गए। मूवी के स्टार्टिंग में बेन एफ्लेक का बैटमैन इस चीज़ पर बात तो करता है, पर एक्चुअल में हमें कुछ दिखाया नहीं गया। हाँ, जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन का दिखना वर्ल्ड कोलाइड होने के कॉन्सिक्वेंसेस का ही एक पार्ट था। लेकिन अगर द फ्लैश का सीक्वल आता है तो उस मूवी में इस पार्ट को अच्छे से कवर किया जाएगा, तभी हमें इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। हमारा अगला सवाल आता है कि आखिर माइकल कीटन के बैटमैन को टाइम ट्रेवल के बारे में कैसे पता। माइकल कीटन के बैटमैन की अब तक 2 मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन उसमें टाइम ट्रेवल की कहीं भी बात नहीं है। फिर उन्हें इस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे पता। तो देखो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, मैं यहाँ पे भी फैन थ्योरी देना चाहूँगा। मूवी के स्टार्टिंग में बेन एफ्लेक का बैटमैन टाइम ट्रेवल के बारे में बात करता है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हर यूनिवर्स में बैटमैन इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट कैरेक्टर है। और माइकल कीटन का बैटमैन तो यार अपने 60s-70s में है, और वो ये खुद बोलता है कि गॉथम अब सबसे सेफेस्ट सिटी है और वो बैटमैन से रिटायर हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि बैटमैन से रिटायर होने के बाद अपने फ्री टाइम में उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस पर रिसर्च की हो, जिसमें से टाइम ट्रैवल एक हो, इसलिए उन्हें टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। और अगर लॉजिकली इसका आंसर बताऊं तो यार मेकर्स को कोई तो ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो ऑडियंस को टाइम ट्रैवल के बारे में समझा सके, जहाँ पे माइकल कीटन का बैटमैन वो वरिया बना। हमारा अगला सवाल है कि आखिर फ्लैश की माँ को मूवी में किसने मारा। मूवी का मेन प्लॉट फ्लैश की माँ को बचाना था, लेकिन उनको किसने मारा मूवी इस चीज़ पर बात ही नहीं करती है। तो अगर आपने फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक या फिर फ्लैश की एनिमेटेड सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि फ्लैश की माँ को और कोई नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश नहीं मारा होता है।
तो कॉमिक्स में होता क्या है कि 25th सेंचुरी यानी कि फ्यूचर में इयोबोट थॉन नाम का एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है और वो फ्लैश का बहुत बड़ा फैन होता है। एक दिन वो फ्लैश से मिलने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो कॉस्मिक ट्रेडमिल को हाईजैक करके पास्ट में जाता है। कॉस्मिक ट्रेडमिल को आप स्पीड स्टर्स के लिए एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस समझ सकते हो। तो पास्ट में जाकर इयोबोट थॉन उस टाइम में पहुंच जाता है जहां फ्लैश तो मर चुका है, लेकिन द फ्लैश के नाम से उसका एक म्यूजियम एग्जिस्ट करता है। के अंदर जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि जल्दी वो फ्लैश का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन रिवर्स फ्लैश बनने वाला है, जिस वजह से वो उससे नाराज हो जाता है कि जिस हीरो को वो इतना प्यार करता है वो उसी का विलन बनने वाला है। इसलिए वो गुस्सा होकर टाइम में और पीछे जाता है और बैरी के चाइल्डहुड में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो उसकी माँ को मार देता है ताकि वो बैरी को मेंटली डिस्टर्ब कर सके। बस समय समय पर रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे आकर फ्लैश की लाइफ में बड़े बड़े एल लगाता ही रहता है। लेकिन मूवी में हमें रिवर्स फ्लैश का हिंट तक नहीं दिया गया, लेकिन डायरेक्टर एंडी मुschietti ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि फ्लैश की मां को रिवर्स फ्लैश नहीं मारा है और अगर द फ्लैश का सीक्वल बनता है तो उस मूवी का मेन विलन रिवर्स फ्लैश ही होगा। तो रिवर्स फ्लैश को ऑन स्क्रीन आप देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अब DCEU और DCU का क्या फ्यूचर होगा। तो देखो, ये मूवी DCEU को रिबूट करके DCU की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी मेजर नहीं दिखाया गया जिससे हमें पता चल सके कि DCEU रिबूट हुआ है या नहीं। अगर इन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है तो इन्हें एक द फ्लैश मूवी का सीक्वल तो बनाना ही होगा, लेकिन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर जेम्स गन शायद से DCEU की स्टोरीज को ऐसे ही ड्रॉप करके क्रिएचर कमांडोज के साथ नई DCU की शुरुआत करेंगे, जिसमें ब्लू बीटल भी इनके नए DCU का पार्ट होगा और एक्वामैन 2 DCEU की और इस साल की प्रोबेबली लास्ट DC मूवी होगी। तो गाइस, ये था आज हमारा वीडियो जहां पर हमने द फ्लैश मूवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर बात की और कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि आखिर द फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या है। अगर आपको द फ्लैश की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट को समझना है उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, एंड अगर आपको सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसके लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आपके पास द फ्लैश से जुड़ा कोई जेन्युइन सवाल है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।